नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा में हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात कराएं कुछ फंड मैनेजर्स से या फंड हाउसेस के लीडर्स से, ताकि आप समझ सकें कि जिन फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं वहां पर किस तरह की फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ है और क्या फंड हाउस की सोच है उन फंड्स को मैनेज करने के पीछे। तो इसी कड़ी में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं बजाज फिनसर्व एएमसी के सीईओ मिस्टर गणेश मोहन जी के साथ में। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने आमंत्रित किया हमें इस चैनल पे। थैंक यू सर। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ ही बजाज फिनसर्व एएमसी भी, हम बात करें प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस की या फिर ग्रोथ की, तो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो एज अ फंड हाउस आपकी क्या सोच है, क्या फिलॉसफी है? सबसे पहले मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सबसे पहले पंकज जी धन्यवाद, आपने हमें आमंत्रित किया अपने चैनल पर। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि बजाज फिनसर्व एक नई एएमसी है। करीब 1-1.5 साल पहले हमारे ऑपरेशन शुरू हुए थे। तो जैसे हमने एक नई एएमसी की शुरुआत की, हमने सोचा कि मार्केट में हम कैसे कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आएँ, कुछ नई सोच के साथ, कुछ नए फिलॉसफी के साथ हम एक इन्वेस्टमेंट का फंड हाउस शुरू करें। तो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट टीम भी हमारे साथ करीब 2.5 साल पहले जुड़ गई थी। तो उनको भी काफ़ी समय मिला टू आइडेंटिफाई कि कैसी स्ट्रैटेजीज़ हम डिप्लॉय करेंगे, कैसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हम यूटिलाइज करेंगे। तो उनको हमने कहा कि एक बहुत ही सिंपल काम है, हमें देखना है कि कंटिन्यूइंग सस्टेन्ड अल्फा आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। अल्फा का मतलब है आउट परफॉर्मेंस ओवर अ बेंचमार्क, राइट। तो अगर एक फंड हाउस हम क्रिएट कर रहे हैं, हमें सस्टेन्ड अल्फा की खोज में हम हैं, राइट। अब ये अल्फा जनरेट कैसे होता है, राइट। इसके 3 मूल रूप हैं कि आप कैसे जनरेट कर सकते हो अल्फा। एक तो होता है इंफॉर्मेशन एज, कि आपके पास बेहतर इंफॉर्मेशन है बाकी सबसे, राइट। बट आज के दिन में इंफॉर्मेशन सभी के पास है, तो ये उतना बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं रहा, राइट। सभी के पास वही इंफॉर्मेशन है, आपके पास भी वो इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, लेकिन वो आपको एडवांटेज नहीं देगा। तो दूसरा एज जो बन जाता है वो है क्वांटिटेटिव एज। इसका मतलब है कि आपको इंफॉर्मेशन को एनालाइज कैसे करते हैं, आपके पास फाइनेंशियल टूल्स, मॉडल्स कैसे हैं, राइट। इसमें थोड़ा सा भी आज भी डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं इंडस्ट्री के मुताबिक, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 3 से 5 साल में जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये भी एकदम कॉपी हो जाएंगे, राइट। मॉडलिंग भी, टेक्नोलॉजी टूल्स, सारे एआई जो आप देख रहे हैं, ये आपके मॉडल्स वर्चुअली सिमिलर बना देंगे अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो अगर इन्फॉर्मेशन सभी के पास सेम है और मॉडल्स भी सभी के कॉपी हो चुके हैं, तो फिर आप अल्फा कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पे तीसरा एज बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, जो है बिहेवियरल एज। इसका मतलब ये है कि सेम इन्फॉर्मेशन पे, वही मॉडल्स के साथ आप बेहतर डिसीजंस कैसे ले सकें और उन डिसीजंस पे आप सस्टेन कैसे कर सकें। इसके 2 बड़े भाग हैं। एक तो ये भाग है कि ये समझना कि मार्केट थोड़ा पेंडुलम की तरह ऑपरेट करता है, वो ओवर रिएक्ट करता है, अंडर रिएक्ट करता है, फियर टेरिटरी, ग्रीड टेरिटरी में जाता है। तो आपके मॉडल से क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस इलाके में है आज के दिन में, और उससे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। ये पहला भाग है। दूसरा भाग है ये समझना कि हमारी फंड मैनेजमेंट टीम भी, हमारी इन्वेस्टमेंट टीम भी, दे आर ह्यूमंस, राइट। उनके भी बायसेस हो सकते हैं, उनके भी इमोशंस हो सकती हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हम कैसे टूल्स, टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट्स, नजेस, इन सब का इंट्रोडक्शन ले आएँ, ताकि इन्वेस्टमेंट टीम के जो बायसेस हैं वो उनके डिसीजंस पे मिनिमाइज इम्पैक्ट करें, राइट। तो ये हमारे तीनों भाग हैं, इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज और बिहेवियरल एज। इन तीनों को हम मिला के इनक्यूब, ऐसा हमने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बनाया। ये तो है फिलॉसफी, राइट। फिलॉसफी एक होता है जो फंड हाउस कहते हैं, दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। ये हमारा इसके कारण इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये फिलॉसफी तो एक लेवल पे रहता है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर देखता क्या है, वो देखता है कि प्रोडक्ट क्या है, राइट। प्रोडक्ट में आप कैसे डिफरेंशिएशन ला रहे हो मार्केट में, राइट।
तो हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम देखें कि हमारे जो एक्टिव मैनेज प्रोडक्ट्स हैं हम कैसे उनको डिफरेंशिएट करें फ्रॉम अंडरलाइंग बेंचमार्क, क्योंकि किसी एक्टिव फंड के लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर क्या है? बेंचमार्क। अगर मेरे फंड में कोई रीजन नहीं है कि वो बेंचमार्क को कैसे आउट परफॉर्म करे, देन आई शुड नॉट बी लॉन्चिंग एन एक्टिव फंड। इन्वेस्टर एक्चुअली इज बेटर ऑफ टेकिंग पैसिव फंड। बिल्कुल। तो हमने ये सोचा कि हम रिसर्च करें कि पैसिव फंड क्या नहीं कर सकता है, वो हमारे एक्टिव फंड को करना चाहिए। ओके। राइट। तो पैसिव में या इंडेक्स में वीकनेस क्या है? अच्छा। राइट। वो वीकनेस को हमारे एक्टिव फंड में वी हैव टू ब्रिंग एज अ स्ट्रेंथ, एज अ स्ट्रैटेजी। ओके। राइट। और पैसिव में दो बड़े वीकनेसेस हैं। एक तो ये वीकनेस है कि पैसिव ऑलवेज लुक्स एट पास्ट, वो हमेशा बीते हुए को देखता है। बिल्कुल। कंपनी इंडेक्स में आती कब है? आफ्टर परफॉर्म, पूरी परफॉर्मेंस के बाद वो आती है इनटू द इंडेक्स। और जो कंपनी इंडेक्स में है लेकिन अंडर परफॉर्म कर रही है, वो इंडेक्स में इट विल कंटिन्यू टू रिमेन टिल इट एग्जिट्स। राइट। इंडेक्स को तो इन्वेस्ट करना होगा इसमें। ओके। राइट। इंटरेस्टिंग। तो हमारी स्ट्रैटेजीज में हम सोचते हैं कि हाउ कैन वी लुक एट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ओके। मेगा ट्रेंड्स किसके फेवर में है? राइट। तो अगर आप सोचेंगे मेगा ट्रेंड जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस, रेगुलेटरी चेंजेस, इकोनॉमिक शिफ्ट्स, नेचर या एनवायरमेंटल चेंजेस, डेमोग्राफिक चेंजेस, सोशल चेंजेस, ये सारे चेंजेस अगर आपकी कंपनी के फेवर में हैं तो आपकी कंपनी विल ग्रो बेटर देन द एवरेज। राइट। तो मेगा ट्रेंड्स बेस्ड इन्वेस्टिंग पहली बार हम इंडिया में लेके आए टू लुक एट व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंटली हायर है। राइट। और यहाँ पे जब हमने पोर्टफोलियो देखा तब हमें दिखा कि मेगा ट्रेंड्स तो किसी को भी बेनिफिट कर सकती हैं, लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप कंपनीज को भी। तो आइडियल स्ट्रक्चर इसके लिए फ्लेक्सी कैप बना। राइट। तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया था वो था फ्लेक्सी कैप विद अ मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग। मैं इसमें क्वेश्चन आपको पूछना चाह रहा था। हाँ जी। आपने शुरुआत की प्रोडक्ट की, क्योंकि आपने कहा कि एएमसी नहीं है और हम जानते हैं कि बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है, हालांकि इस बीच में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है और आपका भी असेट अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि एएमसी नहीं है, तो जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके पीछे क्या सोच होती है? क्योंकि आपके पास तो स्कोप है कि हर तरह के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पहले से ही लार्ज कैप है, मिड कैप है या डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं तो उनके पास लिमिटेशन है, आप क्या करें, बट आपके पास तो सब कुछ चॉइस है। तो किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंड आपको लॉन्च करना चाहिए? और आपने क्या सोच के सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड किया था, मल्टी कैप क्यों नहीं किया या लार्ज एंड मिड कैप क्यों नहीं किया? तो एज अ फंड हाउस उसके पीछे भी आपकी क्या सोच है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, वो बताइए। बिल्कुल। तो पंकज जी, यहाँ पे हमारे दो बड़े सवाल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। पहला होता है कि उस प्रोडक्ट में क्या हम कुछ नया लेके आ रहे हैं मार्केट में। ओके। राइट। हम एक और मी टू प्रोडक्ट नहीं लेके आना चाहते। ओके। जो भी प्रोडक्ट हम लेके आएंगे हम कुछ तो नया लेके आएंगे मार्केट ओके। में, नया कॉन्सेप्ट हो या कुछ नए इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ हम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। दूसरा रहता है कि वो प्रोडक्ट हमेशा इन्वेस्टर के हित में होना चाहिए। ओके। राइट। कि टाइमिंग, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, ये सारे फैक्टर्स हम देख के फिर हम लॉन्च करते हैं। ओके। कि क्या ये प्रोडक्ट इस टाइम पे इन्वेस्टर के लिए सही प्रोडक्ट है कि नहीं। ये दोनों बड़े चीज़ हैं हमारे लिए। तो जैसे हमने कहा पहला प्रोडक्ट था फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है इस इंटायर यूनिवर्स में, क्योंकि आपके पास पूरी इन्वेस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है। लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। तो इन्वेस्टमेंट टीम के लिए पूरी जो रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं वो उनके लिए अवेलेबल हैं। और फ्लेक्सी कैप में हमें दिख रहा था कि मेगा ट्रेंड स्ट्रैटेजी का फिट अच्छा पड़ रहा था इसके अंदर, और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड तो था ही लेकिन इन्वेस्टर के हित में भी था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लियर लॉजिक है कि आपका फंड कैसे अंडरलाइंग बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर सकता है। ओके। तो इसी कारण से हम पहला प्रोडक्ट फ्लेक्सी कैप लेके आए। दूसरा लार्ज एंड मिड था। राइट। लार्ज एंड मिड हम क्यों लेके आए? राइट। यहाँ पे हमारा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फिर से था कि पैसिव से हम कैसे बेहतर कर सकें। ओके। राइट। तो पैसिव का दूसरा वीकनेस, राइट, इंडेक्स डज नॉट केयर कि कंपनी की क्वालिटी क्या है। अगर वो कंपनी इंडेक्स में है, पैसिव विल इन्वेस्ट। बिल्कुल। राइट। चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, गवर्नेंस लेवल्स अच्छे हो कि नहीं हो,
इंडेक्स हैज़ टू इन्वेस्ट इन इट। लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, उनके डिफेंसेस अच्छे रहते हैं और उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड अगर अच्छा हो, राइट, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके मोट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। मोट्स माने जो डिफेंस रहती है इस कंपनी की बहुत ही स्ट्रांग रहती है, और अगर ऐसा है तो उनके अर्निंग्स वो डिफेंड कर सकते हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए, इसीलिए उनके मल्टीपल्स भी ज़्यादा रहते हैं, राइट। ऐसी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट, आपका यू हैव गुड सॉलिड क्वालिटी कंपनीज जिनमें आप दीज कैन आउट परफॉर्म दी इंडेक्स अगेन। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये ऐसे कंपनीज आपको ज़्यादातर लार्ज एंड मिड कैप में मिलेंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी लेके आए जो पैसिव से बेहतर कर सके, एटलीस्ट एक रीजनिंग हो उसके लिए, उससे पोर्टफोलियो क्या निकलती है और वो पोर्टफोलियो कौन से फंड स्ट्रक्चर के अंदर बेटर फिट होती है, राइट। तो कुछ समय पहले आपने लार्ज कैप फंड लॉन्च किया, बिल्कुल, जिस वक्त पर स्मॉल कैप में बहुत सी तेज़ी देखी गई थी और इन्वेस्टर्स का पैसा बन रहा था स्मॉल कैप में। आपने स्मॉल कैप लॉन्च नहीं किया बल्कि लार्ज कैप लॉन्च किया उस वक्त पर। तो एक तो ये कि क्या उसके पीछे कारण था लार्ज कैप लॉन्च करने के, और दूसरी बात यह है कि आपका लार्ज कैप फंड दूसरे जो इन जनरल लार्ज कैप फंड्स, मतलब पैसिव फंड्स तो डेफिनेटली वहाँ पे तो खैर टोटली लार्ज कैप ही पोर्टफोलियो होगा, पर जो बाकी भी फंड्स दिखे गए इंडस्ट्री में जो हैं ज़्यादा एलोकेशन, क्योंकि मिनिमम 80% एलोकेशन तो आपको लार्ज कैप में रखना है, और पोर्टफोलियोज़ जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक इंडेक्स से मिलते जुलते होते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है मैंने देखा है काफ़ी फोकस अप्रोच यहाँ पर है। तो थोड़ा सा दोनों सवाल, मेरे दो सवाल मिक्स हो गए हैं कि एक तो ये कि आपने जिस वक्त लॉन्च किया वो क्या कारण था, और दूसरी बात आपका पोर्टफोलियो जो है वो क्या इस तरह के फोकस अप्रोच के साथ रहेंगे, और क्या एक वजह है उसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताइए क्या कारण है। तो लार्ज कैप जब हमने लॉन्च किया था, ये करीब था अगस्त के महीने में, राइट। उस टाइम पे जैसे आपने कहा स्मॉल और मिड कैप का बहुत ही रश था, काफ़ी क्रेज था। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा एएम कलेक्ट कर सकते थे स्मॉल कैप में, अगर मैं सही कह रहा हूं तो बिल्कुल सही बात, ज़्यादा एएम आ सकता था कंपेयर टू योर। बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे उससे पहले के 6 महीने में पूरी इंडस्ट्री का एवरेज नेट सेल्स लार्ज कैप में करीब 650 करोड़ था, स्मॉल कैप और मिड कैप में करीब 3000-4000 हर महीने का फ्लो आ रहा था, राइट। सो काफ़ी फर्क था इन दोनों कैटेगरीज में। लेकिन हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा था कि उस समय लार्ज कैप का वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा था, उस समय लिक्विडिटी कंफर्ट ज़्यादा था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा लार्ज कैप का ये वाज मच बेटर देन मिड एंड स्मॉल कैप, राइट। तो हमारे लिए बहुत ही क्लियर लॉजिक है कि अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर के हित में है, हम वी विल ऑलवेज प्रेफर दैट, राइट। सो वी आर वेरी क्लियर, हम लार्ज कैप फंड लॉन्च करेंगे उस टाइम पे, चाहे फ्लोज थोड़े कम हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट अगर इन्वेस्टर इज सीइंग अ गुड रिटर्न ऑन इट, राइट, वी बिलीव कि लॉन्ग टर्म में दैट विल बी सक्सेसफुल। तो कस्टमर के लिए अच्छा है वो, दैट इज गुड फॉर। हाँ, देखिए बजाज एक 100 साल पुराना ब्रांड है, वी विल ऑलवेज डू थिंग्स दैट आर गुड फॉर इंडियंस, राइट। ये हमारा 100 साल का हेरिटेज है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट, राइट। तो दूसरी बात आपने कही कि इसमें कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी हमने क्यों डिप्लॉय किया, राइट। इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है। सी लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे टोटली 100 स्टॉक्स ही हैं, राइट। उसमें अगर आप थोड़े गवर्नेंस या कुछ और कंसर्न्स के कारण मे बी 10-15 स्टॉक्स आप शायद ना इन्वेस्ट करें, तो आपके पास यूनिवर्स ही बच जाता है 85 स्टॉक्स का। अभी अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे 50-55 स्टॉक का, आपका पोर्टफोलियो एक इंडेक्स की तरह ही बन गया, राइट। तो आपका एक्टिव शेयर बहुत ही कम रहेगा उसमें, राइट। और अगर एक्टिव शेयर कम रहता है तो आप यू कैन नॉट आउट परफॉर्म द इंडेक्स, राइट। तो हमारा ये हमेशा मानना है कि अगर कोई फंड हम लॉन्च कर रहे हैं, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न कि वो इंडेक्स को इट शुड डू बेटर देन द इंडेक्स, लॉजिक तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो अगर लार्ज कैप में इफ़ यू हैव टू क्रिएट एक्टिव शेयर, द ओनली वे, एक ही रूट है उसका, विच इज़ टू क्रिएट अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो। तो हमारे लार्ज कैप में 25 से 30 स्टॉक्स मैक्सिमम हम रखेंगे, ओके। उससे हमारा एक्टिव शेयर ना कि 30% पे पर 55 से 60% तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। सो रादर देन टेकिंग 1 आउट ऑफ एवरी 2 स्टॉक्स, यू टेक 1 आउट ऑफ एवरी 4 स्टॉक्स, राइट। इसमें इफ़ यू आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक्स,
आपका यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अल्फा अगेन। ओके, तो जैसे मैंने कहा, दो हमारी बड़ी पिलर्स होती हैं, हमारे फाउंडेशन पिलर्स हैं कि प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट इन्वेस्टर के हित में होना चाहिए। निवेशक शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन द फंड। अच्छा, आपने बात की लेगेसी की, बजाज की लेगेसी, और ये आपकी फिलॉसफी, तो ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, इन द प्रोडक्ट्स, और दूसरा कस्टमर कम्युनिकेशन, इसको लेकर आप कितने सीरियस हैं और क्या स्ट्रेटजीज हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है जहाँ पे काफ़ी रेगुलेशंस, डिस्क्लोजर, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हाई ऑलरेडी है। बिल्कुल। राइट। हमारे तरफ से कोशिश ये हमारी हमेशा रहती है कि हम बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करें, बहुत ही साफ साफ लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताएं इन्वेस्टर्स को कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। राइट। हमारा फ्लेक्सी कैप मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ, लार्ज एंड मिड मोट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ, लार्ज कैप एक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी के साथ, हर एक फंड में जो हम लेके आ रहे हैं बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस में हमें वी हैव टू बी एबल टू एक्सप्लेन कि ये फंड किस बेसिस पे हमने बनाया है। राइट। दूसरा, हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। जो स्ट्रैटेजी हमने कम्युनिकेट किया है एट द टाइम ऑफ फंड लॉन्च, जब फंड लॉन्च करते हैं एक स्ट्रैटेजी हम बोलते हैं, वो हम बदलते नहीं उतने आसानी से। राइट। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है इन्वेस्टमेंट में कि आपका कंसिस्टेंसी रहे इन योर फंड मैनेजमेंट। राइट। अगर आप आज ये कहें, कल कुछ और कहें, 3 महीने बाद अगर आपका स्ट्रैटेजी बदल जाए, तो फिर आपके रिटर्न्स भी दे विल कीप फ्लक्चुएटिंग। राइट। तो वी वांट टू हैव कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, सिंपल कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, फंड की परफॉर्मेंस के पीछे फंड मैनेजमेंट तो होता ही है डेफिनेटली, कि किस तरह से स्टॉक पिकिंग है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस या ओवरऑल हम ESG की बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप तो क्योंकि ग्रुप में भी रहे हैं, तो एज अ AMC और एज अ बजाज फिनसर्व ग्रुप, अगर थोड़ा सा मुझे आप अपने ESG इनिशिएटिव्स या उसके बारे में थोड़ा बता सकें। हाँ, तो बजाज फिनसर्व एक काफ़ी बड़ा कंग्लोमरेट ग्रुप है। इनफैक्ट बजाज ग्रुप इटसेल्फ इज काफ़ी इट्स अ वेरी लार्ज ग्रुप इन इंडिया। करेक्ट। ESG हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइटम है। राइट। तो हमारे रिपोर्टिंग में तो ये आता ही है, बट हमारे लिए दिस इज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर हमारे इन द वे वी डू आवर बिजनेस, जहाँ पे हम हमारी रिपोर्टिंग बताते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू मे बी इन मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ट्रैवल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें corporate या governance, सोशल हाँ। रिस्पांसिबिलिटी बात करें तो Correct. काफ़ी So sustainability- एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचते हैं, बिल्कुल। आपने इन्वेस्टर्स के बारे में क्या सोचते हैं, आई बिल्कुल। थिंक ये हाँ। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सस्टेनेबिलिटी और गवर्नेंस, ये 2 पिलर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आप देखेंगे तो आई वुड से इन एज अ ग्रुप ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रहता है। राइट। बोर्ड में तो ऑफ कोर्स काफ़ी देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस, सारे कमिटीज आर ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड दे आर परफॉर्मिंग ऑन दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इवन विद इन माई बोर्ड, जैसे कि अगर AMC की भी आप बात करेंगे, कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा हूँ, मुझे बोर्ड से अप्रूवल नहीं मिलेगा अनटिल मैं उनको कन्विंस करूँ कि ये एक अलग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है और ये इन्वेस्टर के हित में। मोर देन AUM टारगेट, ये 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इट इज एन सिंपल एग्जांपल कि हाउ गवर्नेंस इज अप्लाइड इन प्रैक्टिस। करेक्ट। नहीं, बट ये तो बिल्कुल सही बात है आपने कि आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है, और जो आपने बताया एट द सेम टाइम अगर आपके फंड मैनेजर को स्टॉक पिक करना है तो आप भी ये चाहेंगे कि ऐसी कंपनी हो जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कई बार कि बहुत पैसा बन सकता है, बट क्या स्टॉक सिलेक्शन में भी वो बात दिखाई देती है? नहीं, आपने सही बात कही। आई थिंक आजकल काफ़ी दिखता है कि ऐसे कंपनियां हैं जहाँ पे मे बी गवर्नेंस लेवल्स आर नॉट दैट हाई, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिटर्न्स भी आ सकते हैं उन कंपनीज से। करेक्ट। हमारा ये बहुत ही क्लियर मानना है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी की अच्छी ना हो, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन इट। हमारे 2 बड़े उसूल हैं यहाँ पे। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, राइट, एज अ स्टूवर्ड ऑफ पब्लिक मनी, क्योंकि मैं एक्चुअली पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, राइट, खुद का पैसा नहीं है, इट इज पब्लिक मनी, आई कैन नॉट बी फंडिंग लॉसेज ऑफ अ कंपनी। राइट। दूसरा है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कंपनी की अच्छी नहीं है,
राइट, और वी हैव डाउट्स अबाउट इट, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, राइट। हमारे आप पोर्टफोलियोज देख लेंगे आप, यू विल वेरी क्लियरली सी दैट देयर आर सम ग्रुप्स दैट वी डू नॉट इन्वेस्ट इन, राइट। सो हमारे लिए ये बहुत ही क्लियर है कि वी आर हैंडलिंग पब्लिक मनी, वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि हम कौन से कंपनीज में इन्हें डिप्लॉय कर सकें। शॉर्ट टर्म में वी आर विलिंग टू गिव अप अ लिटिल बिट ऑफ रिटर्न, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि ये दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेसेस। मैंने क्वेश्चन पूछा, मुझे मालूम नहीं कि कितना कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर इन्वेस्टमेंट में बात होती है रिटर्न्स की, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट जब बात होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तो पहला क्वेश्चन जो आपने आंसर किया कि एज अ फंड हाउस और एज अ ग्रुप आपकी क्या पॉलिसीज हैं, बट दूसरा क्वेश्चन मेरा था, आई थिंक ये बड़ा रेलिवेंट चीज़ है कि अल्टीमेटली अगर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है और आपको पैसा बना के देना है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट होती है कि जहां पैसा आप लगा रहे हो वो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। करेक्ट। तो आई थिंक अल्टीमेटली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हम हमेशा इसको देखते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हम डिलीवर कैसे करें हमारे इन्वेस्टर्स को, राइट। इन्वेस्टर्स नॉर्मली सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, राइट, लेकिन अगर रिटर्न्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, राइट, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हित में नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, राइट। तो हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पे काफ़ी फोकस करते हैं कि हमारे फंड्स ऐसे हों कि दे शुड बी अमंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इन द मार्केट, राइट। इसका मतलब ये है कि वी ऑल्सो इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर मोर स्टेबल, गुड क्वालिटी, लॉन्गर टर्म, उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों। लोग हमें अक्सर पूछते हैं कि आप ग्रोथ फंड हाउस हो या क्वालिटी ओरिएंटेड हो या वैल्यू ओरिएंटेड हो। हमारे CIO एक बहुत अच्छी तरह से उसको जवाब देते हैं कि वी आर अ कॉमन सेंस फंड हाउस, राइट। अल्टीमेटली आप इंडिया में हो, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, तो आपको ग्रोथ तो चाहिए ही। अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट वैल्यू। यू वांट गुड क्वालिटी कंपनीज, क्योंकि आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन पुअर क्वालिटी कंपनीज, राइट। आई एम मैनेजिंग पब्लिक मनी, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। और तीसरा, आई विल नॉट बाय एट एनी प्राइस, आई विल बाय इट एट द राइट प्राइस, बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू आइडियली, राइट। तो मुझे ये तीनों चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि आई विल ओनली फोकस ऑन वन एरिया। तो मतलब कंपनी ग्रोथ और वैल्यू के साथ साथ उसूलों वाली कंपनी है, उसूल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, और जो इन्वेस्टर्स के हित में है वही आप करेंगे, ऐसा आपने कहा है। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की सोच के साथ यदि फंड हाउस फंड मैनेज करेगा, इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करेगा, तो शायद इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट करने में बड़ी मदद मिलेगी। और कोई बात आप बताना चाहते हो, शायद मैं ना पूछ पाया हूँ, आपके इनोवेशन को लेकर, आपके कोई और चीज़ें फ्यूचर में आप करने जा रहे हों, वो कुछ हाईलाइट करना चाहते हो कि जिससे हमारे व्यूवर्स को कुछ फ़ायदा मिल सके? बिल्कुल। तो जैसे कि बजाज फिनसर्व में आपने देखा होगा कि हमारी सारी ग्रुप कंपनियां जो हैं वो टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग करते हैं, है ना। चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो, यहाँ पे भी AMC में भी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग किया है। ओके। इसके मैं एक दो उदाहरण देता हूँ आपको, तो आपको यू विल गेट एन आइडिया कि हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया है। तो इससे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा इस टेक्नोलॉजी यूज़ करने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक है कि जैसे कि व्हाट्सएप पे, राइट, व्हाट्सएप एक डे टू डे टेक्नोलॉजी भी बन गया है, राइट। और काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी के पास व्हाट्सएप ऑलरेडी है। तो हमने कहा कि ऐप की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे ही इंटरेक्शन कर सकते हैं। आज के दिन में सारे ट्रांजैक्शन जो हैं आपके, ओके, राइट, आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लंप सम, SIP, रिडेम्पशन, प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं, सभी कुछ आज के दिन में अवेलेबल हैं व्हाट्सएप पे। कोई ऐप पे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर। तो ये है डे टू डे टेक्नोलॉजी को आप कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है एक नया प्रोपोजिशन जो हम लेके आए हैं मार्केट में, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स प्लस, राइट। ये एक चीज़ है जो हर एक सेविंग्स अकाउंट की जो ओनर हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, राइट। देखिए, आप देखिए जिसका भी सेविंग्स अकाउंट है वो काफ़ी एक्स्ट्रा बैलेंस रखते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में, राइट। आप या मैं, हम अपने खुद के सेविंग्स अकाउंट में देखेंगे, वी विल सी कि काफ़ी एक्स्ट्रा बैलेंस रहती है, जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली, आइडियली नहीं होना चाहिए, राइट, लेकिन हम सब रखते हैं, राइट। लेकिन आज के दिन में एक अकाउंट एग्रीगेटर नाम का एक सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये रेगुलेटर अप्रूव्ड है, जहाँ पे अगर कस्टमर कंसेंट देता है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने के बैंक बैलेंस के मुताबिक आपके पास कितना एक्स्ट्रा बैलेंस रहा है
एवरेज एक्सपेंस कितना है आपका और एवरेज आपका बैलेंस Exactly. कितना रहता है? हाँ, ओके तो आपके सारे एक्सपेंसेस के बाद आप कितना एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रख रहे थे, ओके और अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके अगर आपने उसको लिक्विड फंड में डिप्लॉय किया होता, राइट, आपको कितना एडिशनल रिटर्न मिलता। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसको बहुत ही सिंपल है, आप bajajamc.com के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एक सेविंग्स प्लस एक टैब है, वहाँ पे आप जर्नी शुरू कर सकते हैं। ओके एक बार आपने कंसेंट दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है और फिर एक सिंपल जर्नी के साथ आप इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं इमीडिएटली। ये एक चीज़ है जो हर एक सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के दिन में इंडिया में करीब 20 लाख करोड़ पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में, वो एवरेज उसका रिटर्न आ रहा है बिटवीन 3 to 3.5%, राइट। इट डजंट इवन मीट इन्फ्लेशन और फुली टैक्सेबल भी है, इन्फ्लेशन से बहुत ही दूर हो गया। और अगर आप देखेंगे लिक्विड फंड्स हैव जनरेटेड बिटवीन 7 to 7.5% इन द लास्ट 1 year, राइट। तो रिटर्न डिफरेंस काफ़ी मैसिव है। इसका मतलब ये है कि इंडियंस आर लूजिंग ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट एवरी ईयर। 80,000 करोड़ का हमें नुकसान हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट डिप्लॉयड इट बेटर, राइट। अभी कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो ये जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, राइट, कैन वी यूज टेक्नोलॉजी जैसे अकाउंट एग्रीगेटर, व्हाट्सएप, कैन वी मेक प्रोसेस सिंपल ताकि हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे निवेशक आसानी के साथ हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकें, आसानी के साथ वो अपने फंड्स डिप्लॉय कर सकें, रिडीम कर सकें। इट मस्ट बी वेरी इजी। जैसे कि आप आज फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो या स्विगी पे, कैन यू डू अ ट्रांजैक्शन ऑन म्यूचुअल फंड लाइक दैट? वंडरफुल। दैट इज आवर जर्नी। एक बैंक का कभी एक ऐड आता था, वो बोलते थे कि आप 6% मत देखिए, आप 3 का डबल मिल रहा है वो देखिए। है ना? तो कई बार आपको शायद लगे कि 6% कितना बड़ा होता है या 7% कितना बड़ा होता है, बट आपको क्या मिल रहा है और क्या पा सकते हैं या क्या आपने खोया है, उन बातों को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, आपने आज समय निकाला और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई। हम लोगों ने बहुत ही एक आई थिंक इनफॉर्मल भी कह सकता हूँ डिस्कशन को, बहुत जनरल डिस्कशन किया, बट बहुत सी बातें निकल कर आई और मुझे उम्मीद है कि जिस सोच के साथ में आप इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं, इससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होगा। उनकी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है उसको आप आसान कर रहे हैं। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो ये थी हमारी चर्चा आज गणेश मोहन सर के साथ में। मुझे उम्मीद है जो भी आज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और आपके जो भी सवाल और सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर किसी और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ हम इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।